में मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के प्रभारी श्री हरजेश जी, छात्र संघ प्रभारी श्री अरुण जी, छात्र संघ उपाध्यक्ष श्री संजना जी, संचालन कर रहे मुस्कान जी, निविश जी और महाविद्यालय परिवार। आज के इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से भारत को आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ज्ञात अज्ञात सभी अपने अमर सेनानियों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक सुविचारित, योजनाबद्ध और समयबद्ध कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आयोजनकर्ताओं को ढेर सारा आभार और हार्दिक शुभकामनाएं। लाल किले से आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का यात्रा पथ प्रस्तुत किया है। हम एक बार अपने प्रधानमंत्री के 2047 के विकसित भारत की यात्रा पथ को सुनना भी चाहिए, सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। उस 2047 के विकसित भारत की यात्रा पथ पर यह महाविद्यालय 2005 से चल रहा है। हम 2005 से इस महाविद्यालय को लगभग उसी रास्ते पर लेकर के चल रहे हैं जिसका खाका माननीय प्रधानमंत्री जी वर्तमान में खींच रहे हैं पिछले 10-11 वर्षों से। हमारी विकास यात्रा 2005 में शुरू हुई तो यह महाविद्यालय एक प्रयोगों का महाविद्यालय था। आज भी यह महाविद्यालय प्रयोगों का महाविद्यालय है और जब तक यह महाविद्यालय प्रयोगों का महाविद्यालय बना रहेगा तब तक यह महाविद्यालय की अपनी विशिष्ट छाप रहेगी, उसकी विशिष्ट पहचान रहेगी। जिस दिन हम यह नवाचार या यह नवीन प्रयोग बंद करेंगे उस दिन हम भी जड़ होंगे और भीड़ में समाहित होंगे। हमने जो अपने लगभग 18-19 वर्षों की विकास यात्रा में जो मील के पत्थर स्थापित किए उसके का जिक्र यहाँ हुआ भी है। प्रार्थना सभा, हमारे प्रार्थना सभा सुनने में लगेगा कि ये सभी विद्यालयों में होता है, हमारे सभी अब तो धीरे धीरे महाविद्यालयों में भी शुरू हो गया। लेकिन हमारे यहाँ की प्रार्थना सभा को जब आप यहाँ की प्रार्थना सभा के स्वरूप में देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हमारी प्रार्थना सभा एक विशिष्ट प्रकार की अलग ऐसी प्रार्थना सभा है तो हमारा एक नवाचार है, एक नया प्रयोग। हमने 2005 से ही साप्ताहिक स्वैच्छिक श्रमदान की योजना पर हम काम कर रहे हैं। स्वैच्छिक भारत, स्वच्छता का भारत में स्वच्छता का अभियान ये सब शुरू है इस समय में। लेकिन हम 2005 से महाविद्यालय की वेबसाइट देखिए, महाविद्यालय की यात्रा पर देखिए, आपको लगेगा कि हम 2005 से साप्ताहिक स्वैच्छिक श्रमदान पर काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी सभी उसमें शामिल होते हैं। साप्ताहिक कक्षा स्थापना यानी सप्ताह में एक दिन कक्षा विद्यार्थी पढ़ाएगा, ये हम 2005 और 6 से चला रहे हैं। प्रगति यात्रा पहले ऑफलाइन, बाद में ऑनलाइन, फिर अभी ऑफलाइन, यानी कि हर विद्यार्थी की प्रगति यात्रा हर महीने में तैयार करना। विद्यार्थी भी देख सकता है, उसके अभिभावक भी देख सकते हैं और शिक्षक अपने उस प्रगति यात्रा के आधार पर मूल्यांकन करता हुआ अपने पठन पाठन की योजना बढ़ाता है। हर शिक्षकों द्वारा 5 विद्यार्थियों को गोद दिए जाने की योजना। हर विभाग द्वारा एक गांव को गोद दिया जाना। तकनीक का प्रयोग, अब तकनीक का प्रयोग आपको इस समय लगेगा कि कोई कौन सी नई चीज़ है, लेकिन जब आप महाविद्यालय की विकास यात्रा में जाएंगे तो आपको जब ध्यान में आएगा कि हम 2010 की बात करें, 2010 से लेकर के 12 तक जब गोरखपुर में अभी शिक्षण संस्थाओं में तकनीक यानी कि प्रोजेक्टर पर पढ़ाई होगी सभी कक्षाओं में, टीवी द्वारा पढ़ाई होगी कक्षाओं में,
लाइब्रेरी ऑनलाइन होगी, ये परिकल्पना अभी केवल थी, विश्वविद्यालय भी अभी इस पर नहीं चल रहा, तब यह महाविद्यालय की लाइब्रेरी ऑनलाइन हो चुकी थी और तब हम प्रोजेक्टर पर पढ़ाई कर रहे थे और हर कक्षाओं में हर प्रश्न पत्र के 5 से 6 लेक्चर अनिवार्य थे पीपीटी पर पढ़ाना, यानी हम तकनीक का प्रयोग। और उसका लाभ हम कोविड में पाए। कोविड में अभी लोग सोच रहे थे, हमारी सभी कक्षाएं ऑनलाइन हो चुकी थी, सब एक दिन की भी कक्षा हमारी कोविड प्रभावित की हुई है, इसलिए हम पहले से तैयार थे। सारांश देकर के पढ़ाई करा, यानी हर विद्यार्थी को हम एक पेज पर उसकी फोटो कापी हर विद्यार्थी को उपलब्ध करा करके और हमारा शिक्षक क्लास पढ़ाए। अब इस समय वो योजना बंद है, उसका स्वरूप बदला है, क्योंकि अब हम वेबसाइट पर चले गए हैं, अब हम प्रोजेक्टर पर चले गए हैं। जब ये व्यवस्था बहुत लागू नहीं थी तब हम प्रिंट आउट देते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि 4000 विद्यार्थियों को प्रतिदिन फोटो कापी दे करके हम क्लास चलवा सकते हैं। ये प्रयोग इस महाविद्यालय ने चलाए हैं, 3 साल तक ये प्रयोग चलता रहा। छात्र शिक्षक का मूल्यांकन करेंगे, ये योजना सरकारों ने भी कई बार प्रयास किया, शिक्षकों ने चलने नहीं दिया। तमाम सरकारी गैर सरकारी जो भी आप देखेंगे, लेकिन इस महाविद्यालय में पहले शिक्षक का मूल्यांकन विद्यार्थी करता है वर्ष में 2 बार, और शिक्षक हर महीने अपना स्वयं का मूल्यांकन करता है। ये इस महाविद्यालय में के नए प्रयोगों में रहा है। हम अभी छात्र संघ प्रभारी है, छात्र संघ के बारे में आपको हम बता रहे थे। छात्र संघ हमारे वहाँ का नया प्रयोग है। छात्र संघ हमारे वहाँ का एक ऐसा प्रयोग है जिस छात्र संघ की कॉपी की जा सकती है, कॉपी की जानी चाहिए। वो अभी नए वर्ष के अभियान में आपको उसका एक नया स्वरूप भी देखने को मिलेगा। जब हम ये सब कर रहे थे तो इसके करने का उद्देश्य क्या था? 15 अगस्त को हम इसके पहले भी हर 15 अगस्त को यहाँ से बोलते रहे, हर 26 जनवरी को हम बोलते रहे। जब हम 15 अगस्त को पहली बार खड़ा हुए थे तो मुझे लगा था कि 15 अगस्त को अपने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि क्या दी जाएगी, महाविद्यालय क्या श्रद्धांजलि देगा। तो ध्यान में आया था कि हमें अपने उन अमर शहीदों को अगर श्रद्धांजलि देनी हो तो ये सोचना चाहिए कि उनके सपनों का भारत कैसा होगा, यानी जिन्होंने जो भारत पर अपना सब कुछ कुर्बान किया। आज़ादी की यात्रा अभी आपने देखी है, विद्यार्थियों द्वारा अच्छा प्रस्तुत किया गया। अगर आप उस पूरी आज़ादी की यात्रा को पढ़ेंगे आपके ध्यान में जब किया है कि आखिर जिन लोगों ने अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया, वो जिस लिए कर रहे थे, कैसा भारत चाहते थे, आज़ादी के बाद का भारत कैसा हो, उस आज़ादी के बाद के भारत में एक महाविद्यालय कैसा हो, उनके अगर उन सपनों का महाविद्यालय हम खड़ा करें तो वो खड़ा किया गया महाविद्यालय है, उनके चरणों में वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। इससे पहले 15 अगस्त से हम लोगों ने ये शुरू किया कि हम अपने वर्ष की पूरी वार्षिक योजना, जितने प्रयोगों को मैंने गिनाया है, ये सब प्रयोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शुरू किए गए। इसलिए हमने पूरी वार्षिक योजना हम अपने इन अमर शहीदों के चरणों में आज के दिन श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करते हैं। 26 जनवरी को इसका मूल्यांकन करते हैं कि जितना तय किया था उसमें कितना हम दे पाए और कितना बच गया, जिसे हम फिर 26 जनवरी से अगले 15 अगस्त के लिए अभियान पर लेते हैं। फिर 15 अगस्त के बाद अगले 26 जनवरी की यात्रा शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र तक की हमारी यात्रा अपने इस महाविद्यालय को उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का महाविद्यालय बनाने के लिए किए गए कार्य उनको श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित किए जाते हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत 2047 भी उन्हीं आजाद भारत के अमर सेनानियों के सपनों का भारत है। यदि आप उनके भारत को पढ़ेंगे तो सब चीजें उस भारत में हैं जो वो चाहते थे। तो हम उस यात्रा पर पहले से चल रहे हैं। हमने इस पूरे अभियान को चलाने के, कॉलेज को चलाने के लिए आजाद भारत का महाविद्यालय कैसा होगा तो उसकी एक परिकल्पना दी है कि हम इस महाविद्यालय को 4 चरणों में विकसित करेंगे। पहला चरण प्रशासन तय करेगा, प्रबंधन प्रशासन एक स्वरूप तय कर देगा। दूसरा चरण इस महाविद्यालय को शिक्षक चलाएगा। तीसरा चरण महाविद्यालय को विद्यार्थी चलाएंगे, छात्र संघ अभी आप लगातार सुन रहे हैं। और चौथा चरण कि महाविद्यालय स्वतः चलने लगेगा। हमने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। हम कई बार तीसरे चरण तक पहुँचे हैं, वहाँ से फिर लौटे हैं। कई बार तीसरे में गए थे तब तक दूसरा चरण खाली हो गया क्योंकि शिक्षक नहीं आ गए, तो दूसरा नहीं चल रहा है, तीसरा चल रहा है, फिर हम पहले पर वापस आए। ऐसे तमाम उतार चढ़ाव हुए हैं, लेकिन ये प्रयत्न बंद नहीं हुआ।
और न अभी आगे बंद होने वाला है। और जब तक ये प्रयत्न चलता रहेगा तब तक महाविद्यालय अपने तरह का विशिष्ट कार्य पद्धति का महाविद्यालय बना रहेगा। हमने अपने 19 वर्षों की यात्रा में जो प्रतिस्थापित किया है उसके मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। हम इस महाविद्यालय में कई बार जब झंडा फहराने के लिए खड़ा होते थे, जो पुराने लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उन्हें ध्यान में होगा कि पुराने विद्यार्थी वो भी 1-2 बार के गवाह होंगे कि जब हम डोरी खींचेंगे तो कई बार झंडा खुला ही नहीं, यानी हमें गांठ देने आता ही नहीं था। गांठ देने में हमको लगता ही नहीं था कि रस्सी सरके की रस्सी टाइट हो जाएगी, तो फिर झंडा उतारा जाता था, फिर गांठ बनती थी, फिर चढ़ाया जाता था। आज झंडा फहरा, एक बार हल्का सा खींचने पर झंडा फहरा। हमने सीखा है, हमने इस बात को ध्यान रखा। हम जब वहाँ फील्ड में खड़े होते थे तो कई बार ऐसा होगा लाइन हमारी ठीक करने में हमको लगना पड़ा, लेकिन आज पंक्तियाँ सीधी थी, वहाँ सब कुछ ठीक था। ये हमने सीखा है। 19 साल की यात्रा में हमने उतना ही किया, लेकिन 19 साल की यात्रा में कुछ चीज़ें जो छूटी हैं कि अगर हमारा ध्वजारोहण के बाद हमने झंडे को सलामी दे दी, लेकिन ये तय नहीं था कि सलामी कब तक रहेगी, यानी राष्ट्रगान होने तक सलामी दी जाएगी या सलामी देकर के हम सावधान होकर के राष्ट्रगान करेंगे। लेकिन मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगेंगे कि कुछ विद्यार्थियों के हाथ नीचे आए, लेकिन तुरंत वो सब के सब विद्यार्थी सलामी मुद्रा में आ गए। यानी ये अब सीखने का है कि हमने जैसे ही 2-3 सेकंड में देखा कि नहीं कुछ लोग सलामी मंच सलामी दिए हुए हैं, तब तक सारे के सारे विद्यार्थी सलामी ग्रुप में आ चुके हैं। ये अगर और अच्छा अभ्यास होता कि ये पहले से तय, फिर एक सूचना हल्की से करनी पड़ेगी कि हाथ नीचे करें, ये करने की जरूरत न हो, ये और अच्छा हो सकता है। आपके ध्वजारोहण के समय में आप में से बहुतों को अंदाजा नहीं लगा होगा, लेकिन एक छात्रा की तबीयत खराब, वो लड़खड़ाई, लेकिन उस छात्रा को संभालने के लिए उसके पीछे के 5वीं छात्रा को आना पड़ा। अच्छा होता उसके पीछे की छात्रा उसको संभालती, लेकिन अच्छा क्या था कि केवल एक छात्रा को आना पड़ा। वो उस छात्रा के पास पहुंची, इतने में फिर उस छात्रा को सचेत मुद्रा में थी, फिर खड़ा हुए, फिर वो अपनी जगह पर गई। मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगे। कोई दूसरे कॉलेज और महाविद्यालय में गतिविधियाँ इतनी सामान्य नहीं होती। एक छात्रा को लड़खड़ा कर देती है तो पूरा का पूरा वहाँ का इलाका हड़कंप मचता है, मंच से लेकर नीचे तक का पूरा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाता है। 4 सेकंड से 10 सेकंड लगे होंगे, ये सब कुछ छात्रा सचेत थी। हमने इस कॉलेज में कई बार मैं बाहर कहता रहा, वंदे मातरम हुआ, वंदे मातरम के बाद हम भारत माता की जय कहना बोलेंगे, यानी उसकी तैयारी हमारी कमजोर थी। नंदन जी को पीछे से भारत माता की जय बोलना पड़ा, हम जुड़ गए। मैं बार-बार मैं कह रहा हूँ भारत माता की जय छूट गया क्या, तब तक है पीछे से आवाज आई, हम उसमें जुड़ गए, भारत माता की जय। मूल्यांकन जब कोई कॉलेज ऐसे करता है कि उसमें अच्छा क्या है, छूटा क्या, आगे ठीक क्या होगा, तब हम ये यात्रा पूरी करते हैं। तब उनके सामने ये यात्रा पूरी हुई है कि मैं आपको 8 अच्छी चीज बता रहा हूँ, 2 उसमें बता रहा हूँ कहाँ छूटे। दूसरा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। आपने महसूस किया, मैं थोड़े देर तक मैं सहमत था, मुझे लग रहा था कि फांसी हो चुकी है, आप भी सहमत थे, लेकिन इस बीच में ताली रुक गई। ताली रुक कर बजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ताली रुक कर बजी है, तुरंत ताली नहीं बजी है। उसमें ताली बजने में हुआ क्या है, एक किसी की ताली बजी और तब तक हम पीछे ताली, यानी हमारे शहीदों को फांसी हो रही है और हम ताली बजा रहे हैं। यानी ये तय होना चाहिए कहाँ ताली बजनी है, कहाँ नहीं बजनी है। हम यहाँ चुप गए, लेकिन कॉलेज के प्रशिक्षण का प्रभाव था कि 5 सेकेंड 7 सेकेंड ताली रुकी रही, लेकिन तब तक हम उस बात को नहीं संभाल पाए और हमने ताली बजाई। 3 कार्यक्रमों पर सोचिए, मैं केवल ये बता रहा हूँ 19 साल की यात्रा के कोई कॉलेज अगर एक चीज सोच कर करता है तो कैसे उसकी समीक्षा करता है। आपके इस कार्यक्रम में जो हमारे पास थर्ड अक्षर है, इसमें सबसे पहले मैंने कार्यक्रमों के क्रम में जिन 3 कार्यक्रमों को मैं गिनाना चाहता हूँ, उसमें पहला कार्यक्रम है आजादी की यात्रा, दूसरा है शीनू जी का भाषण और तीसरा है जननी जन्मभूमि का नृत्य। अब आप इसको सोचिए कि क्या ये कार्यक्रम तय करते समय हमने सोचा इसके क्रम पर भी विचार करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा हम चूके,
या तो हम कार्यक्रम को हमें पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे थे कि कार्यक्रम, या अगर शिक्षक भी हैं तो मुझे लगता है कि पहले क्रम पर होना चाहिए था जल्दी जब भूमिष्ठ स्वर्गोदय करिए से पहले हम मैसेज दे देते, फिर हम आज़ादी की लड़ाई दिखाते कि आज़ादी की लड़ाई हुई इसलिए कि हमने भारत माता को स्वर्ग से अच्छा माना है, जन्म जन्मभूमि को माना, इसलिए हम आज़ादी की लड़ाई में कूदे और आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और फिर तीसरे पर सिल्लू जी का भाषण होता है कि आज़ादी का अर्थ क्या है, क्योंकि पूरा भाषण इस पर था और वो भाषण ने हमारा आधा काम आसान किया है। मैं उस विषय को बचा ले गया हूँ, इसलिए मेरा समय बचा है कि आज़ादी का अर्थ क्या होता है। अगर ये क्रम तय होता तो ये लगता है कहीं से देखने वाले को हाँ इसमें और कुछ हमने सोचा और समझा था, और हम एक एक चीज बारीकी से, मैं केवल उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, कार्यक्रम अच्छे हो रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम ये भी सोच सकते थे, हम इस सीमा तक भी आगे बढ़ सकते थे। हमारी वार्षिक योजना इस सत्र की आपकी वेबसाइट पर है, 124 पृष्ठ में वो पूरी वार्षिक योजना वेबसाइट पर है, सभी विद्यार्थियों के पास उसको देखना चाहिए। उसमें हो सकता है कि अभी भी प्रूफ की कुछ गलतियां छूटी हो, बहुत नहीं है लेकिन कुछ एक दो प्रूफ की गलतियां होंगी, तथ्यात्मक गलतियां नहीं होंगी। उस प्रूफ की गलती को ठीक करते और समझते हुए एक बार उस योजना बैठक को देखें, 124 पृष्ठ में, और ये हर साल बनता है, हर साल आपके 16 जुलाई तक आते आते वो वेबसाइट पर चला जाता है कि कॉलेज कब कब क्या करेगा, कैसे पढ़ाई कराएगा, कैसे कार्यक्रम आयोजित करेगा, कब कौन सा कार्यक्रम आयोजित करेगा, कैसे परीक्षा करेगा, ये सारी योजना, विभागों के कार्यक्रम कौन कौन से होंगे, विभाग कैसे अपने कार्यक्रम आयोजित करेगा, ये छुट्टियां कब कब होनी है, ये सब आपको उस विभाग की योजना में मिलेगा। और वो विभाग की योजना ही आज अपने उन अमर शहीदों के चरणों में समर्पित है श्रद्धांजलि स्वरूप। उसमें जितना काम हम कर ले पाएंगे वही उनको वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। जो छूट जाएगा वो फिर आगे शुरू करेंगे, 26 जनवरी के बाद शुरू करेंगे, फिर उसको पूरा करेंगे। और इसलिए मैंने शुरू में जितने प्रयोग गिनाए हैं वो सब प्रयोग भारत के इन आज़ादी दिलाने वाले अपने उन अमर शहीदों के चरणों में श्रद्धांजलि स्वरूप दिए जाने के कारण ही वो सारी की सारी योजनाएं हैं, और वो हम समय समय पर देते रहे हैं। आज भी मैं उन्हें समर्पित करता हूँ इस सत्र के वार्षिक योजना के बारे में। उसमें मैं सब पर इसलिए नहीं गया, मैंने आपको बता दिया, आप एक बार देख लीजिए। उसमें मैं कुछ हिस्सों को केवल छूने जा रहा हूँ। हमारे वहाँ किसी कोई भी शिक्षण संस्थान जब चलेगा तो स्वाभाविक है कि छात्र उसके महत्वपूर्ण आधारों के विद्यार्थी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जैसे ही छात्र कहा जाता है या युवा कहा जाएगा, विद्यार्थी कहा जाएगा, वैसे कई प्रकार के दृश्य आपके मन में आएंगे। इधर तो थोड़ा कम हुआ है, फिर भी अगर 10 युवा एक साथ इकट्ठा हो, कहीं किसी की जगह खड़े हों, तो 2 प्रकार के भाव पैदा होने चाहिए। होना तो ये चाहिए कि 10 युवा अगर कहीं खड़े हों तो उस हिस्से में हर आदमी निश्चित हो जाए, निर्भय हो जाए, निडर हो जाए कि 10 नौजवान खड़े हैं, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि दूसरा भाव भी पैदा होता है। 10 युवा अगर कहीं खड़े हैं तो समाज के वहाँ देखने वाले लोगों के मन में कभी कभी भय भी पैदा होता है, डर भी पैदा होता है कि 10 खड़े हैं, कुछ हो तो नहीं सकता। इन दोनों भावों में हमारा महाविद्यालय, अपना महाविद्यालय, आपका महाविद्यालय कौन सा भाव पैदा करने वाला युवा तैयार कर रहा है, ये हमारे लिए चुनौती। क्योंकि आज़ादी पर शहीद होने वाले लोग ऐसा युवा नहीं समझ रहे होंगे कि कैसा युवा था। हाँ, उस युवा से अंग्रेज दहशत खाएं, ये वो चाहते थे। भगत सिंह को आपने सुना है, वो चाहते थे कि अंग्रेजों की उनके नाव की अंतिम कील ठोक दें। लाला लाजपत राय को आपने देखा है। लेकिन अपना समाज, अपना देश, या जो हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार नहीं कर रहा है, ऐसा सामान्य समाज 10 नौजवान, 12 नौजवानों की संख्या को देखिए, पर निर्भय हो, निडर हो, आश्वस्त हो जाए कि 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15 युवा है इस देश का, हम निश्चित होकर के चल सकते हैं, रह सकते हैं। हम हमारे यहाँ को अमर शहीद ऐसे आपके युवाओं का निर्माण चाहते हैं। इस महाविद्यालय को इस दिशा में पढ़ना चाहिए। और जब हम इस दिशा में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हमने 19 सालों में यह यात्रा पूरी नहीं की है। 19 सालों में इस महाविद्यालय में
हमारे ऊपर आरोप ही लगता है कि हम प्राइमरी स्कूल की तरह चलते हैं। हमारे ऊपर आरोप ही लगता है कि डिग्री कॉलेज ऐसा थोड़े होता है जहाँ इस तरह का गेट बंद कर दिया जाए, गेट के बाहर रोक दिया जाए, अंदर टोका टोकी किया जाए, टेस्ट पर न आने से वापस कर, तमाम ऐसे चीज़ें आती हैं। लेकिन ये आपको सिखाने के लिए सारे अभियान चलते हैं, यानी जिसे हम अनुशासन कहते हैं। ये महाविद्यालय कहता है कि अनुशासन की बजाय स्व अनुशासन क्यों पढ़ना चाहिए, नियंता मंडल क्यों चाहिए, विद्यार्थी स्वयं अनुशासित क्यों नहीं रह सकता, क्यों नियंता मंडल है? नियंता मंडल ठीक है, समय से गेट खोलने और समय से गेट बंद करने के लिए नियंता मंडल हो सकता है, नियंता मंडल आपके किसी सहयोग के लिए हो सकता है, लेकिन अनुशासन लागू करने के लिए नियंता मंडल की जरूरत क्या है? इसलिए जब तक इस कॉलेज में नियंता मंडल का औचित्य विद्यार्थियों के अनुशासन बनाने के लिए दिखता है, तब तक आप मानिए कि हम अपनी 2047 की यात्रा या अपने उन अमर शहीदों के सपनों के भारत को छूने में अभी पीछे हैं। इसलिए डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी एक ऐसे उम्र का विद्यार्थी होता है जिसे अपने जीवन की यात्रा स्वयं तय करनी होती है, जो अपने बारे में सोचने के लिए समर्थ हो चुका होता है, जिसे इस बात का ज्ञान होता है कि जो कर रहा है क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। और इसलिए इस कॉलेज का विद्यार्थी वह स्वयं उसे निर्धारित करना चाहिए कि उसकी बाइक कहाँ खड़ी होगी, उसे स्वयं निर्धारित करना चाहिए कि कक्षाओं में कैसे बैठा जाएगा, उसे स्वयं निर्धारित करना चाहिए पुस्तकालय का वातावरण कैसा होता है, पुस्तकालय में हमको कैसे बैठना चाहिए, उसे स्वयं निर्धारित करना होगा कि उसकी कक्षाओं में कहीं अनावश्यक पंखा तो नहीं चल रहा है, कहीं अनावश्यक बिजली के बल्ब तो नहीं जल रहे हैं, कहीं अनावश्यक बिजली और पानी का अपव्यय तो नहीं हो रहा है, तो उस विद्यार्थी को स्वयं तय करना चाहिए। तब विद्यार्थी इस कॉलेज को चलाएगा, तब हम तीसरे चरण में पहुंचेंगे और कह सकते हैं कि हाँ यह महाविद्यालय विद्यार्थी चलाता है। और ये करने के लिए कोई बहुत परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, केवल सोचने की जरूरत है। इसमें कोई ताकत अलग से नहीं लगती, स्विच को ऑफ और ऑन करने में कोई शक्ति नहीं लगती, केवल दिमाग में रहना चाहिए कि जब हम निकल रहे हैं तो पंखा चलता हुआ पंखा खटकना चाहिए, जब हम कहीं से गुजर रहे हों तो निरर्थक गिरता हुआ पानी, जो कॉलेज के लिए भी नहीं, सड़क पर भी अगर आप चल रहे हो और कहीं पानी गिर रहा है तो दिमाग में उसकी उस पानी की आवाज़ की चोट लगनी चाहिए। तब हम सामान्य जीवन में भी महाविद्यालय में भी उस रास्ते पर चल रहे होते हैं जो रास्ता 2047 के विकसित भारत का रास्ता है, जो रास्ता अपने इस देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले अमर शहीदों के द्वारा भारत को का बनाया गया रास्ता है। तब हम इस रास्ते पर चल रहे होते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि विद्यार्थी स्व अनुशासन की यात्रा में बढ़े, शिक्षक उन्हें इस रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें, उनका मार्गदर्शन करें और महाविद्यालय महीने 2 महीने 3 महीने में अपने फिर यानी जो नया विद्यार्थी पुराना विद्यार्थी अपने रास्ता दिखाए, नया विद्यार्थी उस रास्ते पर बढ़ते हैं, जिससे कि हर आने वाला क्रम हमारा इस तरह से चलता रहे जहाँ नियंता मंडल निरर्थक सिद्ध हो, बना रहे, उसको कोई जरूरत नहीं। ठीक है, गेट खोल लेगा, गेट बंद कर लेगा, किसी के अतिथि के आने पर वहाँ पूछ लेगा, रजिस्टर पर लिख लेगा, आपका एक बार कार्ड चेक कर लेगा, उसे करने दीजिए। हमें विद्यार्थी ये तय करने की उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देश में हैं, हम कार्ड लगा कर हैं, हम समय से आ रहे हैं, हम कक्षाओं में समय से हैं, कक्षाओं में जैसे बैठा जाता है वैसे बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो पुस्तकालय में है, पुस्तकालय में जैसे शालीनता के साथ आ जाता है वैसे हम हैं। हमको कोई भी शिक्षक को हम ये अवसर न दें वो टोके। जब ये अनुशासन, ये स्व अनुशासन लागू होगा तब महाविद्यालय उस रास्ते की ओर चलेगा। महाविद्यालय पहले दिन से प्रयत्न करता है, इस सत्र में भी कर रहा है। हमें आपका सहयोग चाहिए और आप आज के दिन अगर दे सकते हो अपने उन अमर शहीदों को, तो अपना यह पैदा किया हुआ स्व अनुशासन श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करने की तैयारी करें। छात्र संघ हमारे वहाँ का एक प्रतीक है, मॉडल है। ये छात्र संघ 2005-06 से शुरू है। पहले छात्र परिषद था, फिर छात्र संघ बना। इसके भी कई प्रयोग हुए और कभी छात्र संघ हमारे वहाँ स्थगित नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार प्रतिबंध लगाया जाए था कि किसी भी एजुकेशन संस्था में छात्र संघ नहीं रहेगा, यानी उसने प्रतिबंध लगा दिया था। हमारे यहाँ छात्र संघ है, आप उसका अधिकार उठा के देख लीजिए। उसके रास्ते हमने खोजे थे छात्र संघ, क्योंकि हमारे लिए छात्र संघ वरदान है। हमारे लिए छात्र संघ में आए हुए 80 से 85 विद्यार्थी हमारे प्रशासन को चलाने के वो आधार हैं। इसलिए हम उस ऐसी व्यवस्था को हम कैसे रोक सकते थे, इसलिए हमने नहीं रोका। कोविड के समय में हमारा छात्र संघ नहीं रुका और उस छात्र संघ ने लगातार नहीं प्रयोग किया। इस साल वो प्रयोग फिर करने जा रहे हैं।
यह छात्र संघ का इस साल का, और छात्र संघ जब मैं कह रहा हूँ एक मॉडल है, एक प्रतीक है, तो मैं उन विद्यार्थियों से फिर एक बार आग्रह करता हूँ कि हमारे छात्र संघ में वो विद्यार्थी प्रवेश करने का प्रयास न करें जिन्हें राजनीति में जाना। मैं जब ये कह रहा हूँ तो ये बात हमारी दूसरे अर्थों में गलत मानी जाएगी, क्योंकि राजनीति में कोई न जाए ऐसा क्यों होगा? क्योंकि राजनीति में तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, राजनीति में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, राजनीति में तो ऐसे ऐसे तपस्वी जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन मेरा आग्रह है कि वहाँ गए हुए लोग छात्र संघ को अपना आधार नहीं बनाए, इसलिए जिसको उस तपस्या के बल पर जाना हो वो कहीं भी रहेगा तो चला जाएगा। लेकिन हमारे कॉलेज के छात्र संघ को पेशेवर राजनीति का रास्ता बनाने वाले विद्यार्थी इससे परहेज करेंगे, अन्यथा वो बाहर नहीं। इसलिए मैं बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत कठोरता पूर्वक और साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा छात्र संघ अपने देश पर मर मिटने वाले लोगों को दिए गए श्रद्धांजलि स्वरूप है। वहाँ हम तमाशा नहीं देख सकते, वो हम तमाशा होने भी नहीं देंगे। इसलिए ऐसे विद्यार्थी जिन्हें उस मंच का उपयोग प्रोफेशनल राजनीति के रूप में करना हो, वो इस छात्र संघ से बचेंगे। अन्यथा चुनाव के दिन भी आप बाहर होते हैं, चुनाव के पहले बाहर होते हैं, चुनाव के बाद बाहर हो जाते हैं, क्योंकि छात्र संघ की नियमावली हमारे यहाँ बहुत कठोर है और बहुत साफ साफ है। और कई अवसरों पर, क्योंकि मैं जिस पवित्र भाव से छात्र संघ की बात कह रहा हूँ, उस पवित्र भाव में मैं किसी भी नियम बना सकते हैं, नियम तोड़ सकते हैं, हमारा भाव वो स्थापित होना चाहिए। इसलिए जब यहाँ कहा जा रहा था कि हमारा छात्र संघ ऐसा है जहाँ योग्यतम लोग आते हैं, योग्यता की परिभाषा केवल परीक्षा से नहीं होती, इसलिए हो सकता है कि आप परीक्षा में नंबर अधिक पा जाएं और हमारे छात्र संघ से छांट दिए जाएं। इसलिए हमारे छात्र संघ के 3 पैमाने हैं, आपकी उपस्थिति, आपका पढ़ना लिखना और आपका आचरण और व्यवहार, ये 3 चीज़ें जुड़ करके हमारे यहाँ पर चुने जाते हैं। आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, आप आते ही नहीं हैं, हमारे लिए आप उपयोगी नहीं। आप बहुत अच्छा पढ़ने लिखने वाले हैं, आप रोज आते हैं, आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं, हम आपको लेकर के आपको मॉडल पर कैसे खड़ा कर सकते हैं? हम कैसे बता सकते हैं कि आपको देख करके हमारा 100 विद्यार्थी चलेगा? इसलिए आप उसमें होते हुए कि आप नहीं चुने जाएंगे। और ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि कक्षा प्रतिनिधि इन तीनों पैमानों पर खड़ा उतरना चाहिए। अगर इस तीनों पैमाने पर कोई कक्षा प्रतिनिधि खड़ा नहीं उतरता है तो इसके 2 लोग दोषी हैं। एक तो हमारा शिक्षक जिसने चुना है और एक वो विद्यार्थी को चुना गया है। और ये दोनों इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले अमर शहीदों के किए गए अपमान के अपराधी हैं। ये ध्यान में रखिएगा। मैं उन विद्यार्थियों के लिए भी कह रहा हूँ, शिक्षकों के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि ये छात्र संघ हमें वो दी गई श्रद्धांजलि स्वरूप एक ऐसे मॉडल संस्था हम खड़ी करते हैं जो कहीं भी हमारा अमर सेनानी जो भारत का होगा वो देख करके प्रसन्न हो रहा था कि हाँ, हमारे देश में ऐसा भी छात्र चल सकता है। आपका छात्र संघ आपकी पढ़ाई की कीमत पर नहीं चलता, एक भी दिन पढ़ाई का नुकसान नहीं है। कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव मासिक मूल्यांकन के दिन होता है, यानी वो एक दिन आपके मासिक मूल्यांकन का पहले से तय है, इसलिए कोई वहाँ पढ़ाई का नुकसान नहीं है। दूसरे दिन कक्षाएं चलती हैं, योग्यता भाषण 2:10 पर या 2:20 पर जब आपकी 40-40 मिनट की सभी कक्षाएं पूरी हो जाती है तब शुरू होता है। एक दिन आपकी पढ़ाई का नुकसान होता था जिस दिन वोट पड़ता था। इस साल चुनाव अधिकारी मुझे बनाया गया। यहाँ परंपरा है कि कोई भी किसी को भी कुछ दायित्व दिया जा सकता है, तो हमारे छात्र प्रभारी ने कहा कि सब लोग दायित्व लेते हैं, प्रिंसिपल इस बार चुनाव प्रभारी हो जाए। हमने कहा ठीक, हम रह लेते हैं, इस बार चुनाव प्रभारी हम। स्वाभाविक है कि किसी भी प्रभारी को कहीं जाने पर जो जैसा चल रहा है उससे एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने इस साल एक कदम आगे बढ़ने की तैयारी में जो 3 दिन के चुनाव होते थे उसे 2 दिन में किया। अधिसूचना जारी हो चुकी है, वेबसाइट पर आपके पड़ चुका है, आप देख सकते हैं। जो चुनाव 3 दिन में होते थे वो 2 दिन में होंगे, यानी 30 तारीख को आपका मासिक मूल्यांकन हो रहा होगा। उस मासिक मूल्यांकन में शिक्षक अपना कक्षा प्रतिनिधि चुन रहे होंगे शाम को 3:30 या 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, जिससे कि 7वीं कक्षा का प्रतिनिधि पर्चा भर सके। अब पहले के लोग पहले भी आपका पर्चा दाखिला हो जाएगा, अगले दिन सुबह आप पर्चा वापस ले सकते हैं, पढ़ाई चलती रहेगी। इस बीच में पर्चे की जांच हो जाएगी, अगर आपका पर्चा वैध है अवैध है, जो प्रक्रिया चुनाव की होती है, पढ़ाई से कोई इसका लेना देना नहीं है। 2:10 के बाद यानी जिस समय आपकी 7वीं या 6वीं घंटे पूरी हो रही है उसके बाद योग्यता भाषण हो जाएगा। समय आपकी वेबसाइट पर है, वो हमें याद नहीं, इसलिए 10 मिनट 5 मिनट का अंतर हो सकता है, आप एक बार देख लीजिए। जो अधिसूचना जारी है उसमें भी 10-5 मिनट का अंतर हो सकता है कक्षाओं को सेट करने में,
लेकिन उसके बाद योग्यता भाषण और मतदान शाम के 6 बजे के बाद है, 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक है। और जब मैं कह रहा हूँ तो इसका अर्थ आप समझ चुके होंगे कि मतदान ऑनलाइन है, आप घर से करने वाले हैं। रिजल्ट रात के 11 बजे घोषित होगा, वो वेबसाइट पर चला जाएगा, आप वेबसाइट पर देख लीजिए हमारे वहाँ का खास अगर देख पाते हैं कौन चुना गया। और अगले दिन रविवार है, सोमवार को पढ़ने आएंगे। इसलिए एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, यदि जब कोई ऐसे प्रयोग किए जा रहे हों तो वहाँ प्रयोग करने वाली टीम ऐसे किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं करती जो उसके इस किए गए तपस्या का मजाक उड़ाता है। और हमारा ये प्रयत्न 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो भारत के आज़ादी की लड़ाई में सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अपने अमर शहीदों को हम श्रद्धांजलि स्वरूप ये एक काम अपना अर्पित करते हैं। इसलिए छात्र संघ का नया प्रयत्न भी अर्पित करते हैं। उसके साथ किया गया मजाक उनके मान सम्मान के विरुद्ध किए गए अपराध के बराबर है, इसलिए उसमें शिक्षक भी दोषी होगा और जो प्रतिनिधि चुन लिया गया वो भी दोषी होगा। मेरा आग्रह है कि इस बात से आप दोनों को बचना चाहिए। पठन पाठन पर बहुत सारे प्रयोग हम लोग पहले से कर चुके हैं। इस साल नया प्रयोग ये हुआ है, यानी पहले हमने प्रयोग किया था कि हम प्रोजेक्टर पर कक्षाएं चलाएंगे। एक समय में यहाँ कह रहा था कि हमारी सभी कक्षाएं प्रोजेक्टर पर चल रही हैं, हमारी इतनी कक्षाएं प्रोजेक्टर पर हो गई, हमारी इतनी कक्षाएं। एक बार हमने कहा कि हमारी सभी कक्षाएं प्रोजेक्टर पर हो चुकी हैं। आज मैं कह रहा हूँ इस साल की योजना में प्रोजेक्टर से कक्षाएं न पढ़ाई जाए, ये योजना का हिस्सा। और उसका कारण है क्योंकि प्रोजेक्टर का दुरुपयोग शुरू हुआ है। प्रोजेक्टर ने हमारे पठन पाठन को प्रभावित किया है। प्रोजेक्टर पर जो हमने मना किया कि आप किताब और गाइड लेकर के मत पढ़ाइए, किताबों के पन्ने प्रोजेक्टर पर चलाए जा रहे हैं, उस प्रोजेक्टर का क्या करेंगे? इसलिए पठन पाठन में प्रोजेक्टर इस साल मैं उदाहरण केवल इसलिए दिया हूँ कि ऐसे तमाम प्रयोग आपको देखेंगे। तो पठन पाठन पर लगातार अनवरत इस सत्र में ध्यान दिया जाने वाला है। उसमें शिक्षक पर भी अंकुश होगा, विद्यार्थी पर भी होगा और आपसे लगातार अपील की जाएगी कि आप अपने पठन पाठन को सुधारते रहें। उसके लिए शिक्षकों को अपने नवाचार और नए प्रयोग शुरू करने चाहिए और विद्यार्थियों को कक्षाओं में पढ़ करके आकर के उस कक्षा का स्तर ठीक करना चाहिए। यानी आप दोनों की जिम्मेदारी होगी कि पठन पाठन का स्तर पिछले सत्र से एक कदम आगे जो आप तय करेंगे तो अच्छा, क्योंकि पिछले साल के पठन पाठन का जो प्रयत्न था वो 26 जनवरी को हम श्रद्धांजलि दे चुके हैं। इसलिए उसे दोबारा देने का कोई मतलब है। दान एक बार दिया जाता है, 2 बार नहीं दिया जाता। इसलिए जो आप दे चुके हैं उसे नहीं देना। इस साल जो नया करेंगे वही श्रद्धांजलि होगी। तो जहाँ हम थे वहाँ से जो एक कदम आगे आप पठन पाठन में बढ़ेंगे, ये हम लोगों द्वारा दी गई श्रद्धांजलि होगी। विद्यार्थियों के आचरण व्यवहार का जितना महत्व है उससे अधिक महत्व शिक्षक के आचरण व्यवहार का, क्योंकि विद्यार्थी को शिक्षक के आचरण व्यवहार से सीखता है। इसलिए मेरा शिक्षकों के से भी आग्रह होगा कि वो अपने चलते समय, बोलते समय, बैठते समय, उठते समय, कक्षा में जाते समय हर क्षण इस बात का ध्यान रखें कि वो शिक्षक है। इस बात का ध्यान रखें कि उनके एक आचरण व्यवहार को हमारा विद्यार्थी बहुत ठीक से देख रहा है और आपके द्वारा एक थोड़ा सा किया गया गलत आचरण अगर किसी विद्यार्थी को पर असर कर गया तो हमसे एक बड़ा अपराध, यानी आपके शिक्षक से एक बड़ा अपराध होगा। और मैं बार बार जब अपराध शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो ध्यान में रखिएगा कि इस अपराध का दंड भारत की न्यायपालिका नहीं देती है, ईश्वर के यहाँ से तय होता है। मेरे अपराध, मैं जिस अपराध की बात कर रहा हूँ उसके सारे दंड ईश्वर के यहाँ से तय होने हैं। इसलिए मेरा शिक्षकों से आग्रह है कि वो अपने शिक्षकीय गरिमा का ध्यान रखें, अपने आचरण व्यवहार का ध्यान रखें। विद्यार्थी उनके भाई बहन बेटे बेटी जैसे हैं, इसलिए एक माँ बाप बड़े भाई बहन की तरह उनके साथ उनका व्यवहार रहे। वो सहजता और सरलता के साथ साथ जरूरत पड़ने पर शारीरिक कठोरता जितनी भी हो सकती है उसका ध्यान रखें। कक्षाएं व्यवस्थित चलें, पठन पाठन का स्तर अच्छा हो और विद्यार्थी के व्यक्तित्व का समग्र विकास हो, यह शिक्षक अपने आचरण और व्यवहार से सुनिश्चित करें। के चरणों में श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करता हूँ। हमें विश्वास है कि हम और आप मिलकर के 2047 के विकसित भारत की दिशा में
जहां हम हैं वहां से एक कदम भी सही आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए हम सबको, यानी वो चाहे शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, प्रिंसिपल हो, कॉलेज का कर्मचारी हो, अभिभावक हो, कोई भी, सबको मिल करके इस दिशा में सोचना होगा, चलना होगा। मुझे विश्वास है कि आप कम से कम अपने देश पर मरने वाले, अपने देश को आज़ाद कराने वाले, इस देश के आज़ादी की यात्रा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन अमर शहीदों के कृतज्ञ नहीं होंगे, उनकी कृतज्ञता आपको याद रहेगी और आप कम से कम भारत माता के सपूत की तरह मिलकर के काम करेंगे, नालायक पुत्रों की श्रेणी में होने से बचेंगे। भारत माता की जय।